हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे आज का हमारा पॉलिटी का टॉपिक हम पढ़ेंगे भाई बजट के बारे में। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक आपका बनता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से जो है आपके क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। तो बात करें कि जो बजट है आपका ये कौन से आर्टिकल तक है। यहाँ पे बजट है आपका आर्टिकल नंबर 112 से लेकर 117 तक आपका जो है बजट दिया गया है। बजट के बारे में चीज़ें दी गई हैं। तो 112 से लेकर 117 तक आर्टिकल जो है किससे रिलेटेड है भाई, पूरे हमारे बजट से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो 5 जो है चरण 5 जो है स्टेप में आपका ये बजट है आपका प्रस्तुत किया जाता है, या फिर 5 जो चरण है में जाके पास होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि प्रेजेंटेशन होती है बजट की, मतलब बजट है उसका प्रस्तुतिकरण होता है। फिर बजट के ऊपर सामान्य चर्चा होती है, जनरल डिस्कशन होता है। उसके बाद में फिर अनुदानों की मांग पर चर्चा और मतदान होता है। जो अनुदानों की जो मांग है, ग्रांट ऑफ डिमांड्स हैं, उस पर डिस्कशन होता है, उस पर वोटिंग होता है। ठीक है, और फिर तीसरा जो चौथा उसके बाद में विनियोग विधेयक जो है, विनियोग इसमें जो खर्चे से रिलेटेड जो है आपकी चीज़ें आती हैं, और इसको अप्रोप्रिएशन बिल भी बोलते हैं भाई। ठीक है, और पांचवा जो चरण है आपका है वित्त विधेयक, जिसको फाइनेंशियल बिल बोलते हैं। टैक्स से रिलेटेड आपका ये चीज़ें हैं। ठीक है भाई, तो ये जो है 5 स्टेप में हमारा जो बजट है वो हम पढ़ेंगे। और आर्टिकल 112 से लेकर 117 तक जो है आपका बजट जो दिया गया है हमारे संविधान में। तो सबसे पहले जो है इसमें जो मुख्य रूप से जो पॉइंट्स हैं बजट के ऊपर वो हम देख लेते हैं भाई। बजट शब्द क्या हमारे संविधान में मेंशन है? तो बजट शब्द है, जो बजट जो शब्द है ये हमारे संविधान में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, बल्कि इसकी जगह हमारे संविधान में जो है मेंशन किया है भाई वार्षिक वित्त विवरण। तो वार्षिक वित्त विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आपका ये है। बजट आपका हमारे संविधान में नहीं है। तो बजट की जगह क्या मिलता है? वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारा जो वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट है वो भाई या फिर जो भी यूँ कहें कि फाइनेंशियल जो ईयर है हमारा, वित्तीय वर्ष कब से स्टार्ट होता है भाई? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक आपका ये चलता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि बजट एक फ्रेंच भाषा का जो वर्ड है, कौन सी भाषा का वर्ड है? फ्रेंच भाषा का वर्ड है, जिसको हम बुजेट कहते हैं। ठीक है, और इस बुजेट का मतलब होता है भाई चमड़े का थैला। बुजेट का मतलब क्या होता है? चमड़े का थैला। पहले क्या होता था कि चमड़े के थैले में बजट रखा जाता था, इसलिए इसका नाम बजट पड़ गया। ओके, तो बजट है उसमें अलग अलग मंत्रालयों के अनुदानों की मांग होती है। तो बजट में क्या होता है भाई, जितने भी आपके मिनिस्ट्री हैं, जितने भी आपके मंत्रालय, जैसे आपका कपड़ा मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, ठीक है, रक्षा मंत्रालय है, या फिर कृषि मंत्रालय है, तो जितने भी जो है मंत्रालय होते हैं, तो उन सभी मंत्रालयों के अनुदानों की मांग है वो होती है भाई हमें इतने पैसे की ज़रूरत है, इस डिपार्टमेंट को इतने पैसे की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से जो है बजट में अलग अलग मंत्रालयों के अनुदानों की जो है मांग होती है। ठीक है, डिमांड ऑफ ग्रांट्स जो है यहाँ पे होती है बजट में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, हम देखें कि भाई अंग्रेज़ों के टाइम में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और 1860 में जो जेम्स विल्सन नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने बजट पर पहली जो है बार बजट को इंट्रोड्यूस किया था। तो बजट को पहली बार जो है सबसे पहले किसने इसको जो है इंट्रोड्यूस किया था? तो बजट को पहली बार इंट्रोड्यूस 1860 में जेम्स विल्सन ने किया था। और 1860 में उस समय भारत के हमारे गवर्नर जनरल कौन थे भाई? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग जो है 1860 के टाइम में जेम्स विल्सन ने सबसे पहले बजट को इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए जेम्स विल्सन को ही भारत में बजट का फादर कहा जाता है। ठीक है, तो फादर ऑफ बजट इन इंडिया किसे कहा जाता है भाई? जेम्स विल्सन को। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम देखेंगे कि शुरुआत में जो बजट है एक होता था। ठीक है, मतलब जो हमारा रेलवे होता था और जो जनरल बजट होता था वो शुरू में भाई एक थे, कंबाइन थे। ठीक है, मतलब एक ही बजट हम रखते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 1921 में आर्क बर्थ कमेटी होती है कि, ठीक है, तो उसने रिकमेंडेशन दी, उसने अपनी सिफारिश दी कि भाई रेलवे का जो बजट है और आम जो बजट है ये अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सी जो है कमेटी ने जो है ये कहा कि भाई रेलवे और आम बजट है वो अलग अलग होना चाहिए। तो 1921 में बनी आर्क बर्थ कमेटी ने कहा। फिर बाद में जो इसी कमेटी ने फिर बाद में 1924 में फिर ये अलग अलग कर भी दिया, रेलवे और आम बजट है इसको अलग अलग कर दिया।
तो 1924 में जो है रेलवे और आम बजट है वो क्या हो गया भाई, अलग अलग। पहले 1924 से पहले आपका रेलवे और आम बजट जो है एक साथ ही आता था, मतलब एक ही बजट होता था। फिर बाद में जो है 2017 में बीजेपी ने रेलवे और आम बजट को एक कर दिया, ठीक है। तो 2017 में बीजेपी ने भी रेलवे का बजट और आम बजट है इन दोनों को यहाँ पे एक कर दिया, मतलब एक ही बजट यहाँ पे बना दिया। तो बजट है उसकी कोई फ़िक्स यहाँ पे डेट नहीं होती, बजट कब रखा जाएगा इसकी कोई फ़िक्स डेट नहीं होती। हालांकि जो है सरकार अपने हिसाब से बजट की डेट जो है चेंज कर सकती है, और जो है मतलब जो बजट है फरवरी में आपका लगभग जो है रखा जाता है, और अमूमन जो बजट है मार्च में भी जो है रखा जा सकता है। तो मतलब फरवरी में जो है रखा जाता है मोस्टली, लेकिन मार्च में भी रखा जो है गया है हमारा बजट। पहले क्या होता था कि जो बजट है वो फरवरी के आखिरी वीक के आखिरी दिन, मीन्स यहाँ पे 28 फरवरी के लगभग, अगर यहाँ पे लीप ईयर पड़े तो भाई 29 फरवरी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो जो फरवरी का लास्ट वीक होता था ना, फरवरी का जो लास्ट सप्ताह होता था, उस आखिरी सप्ताह का जो आखिरी दिन होता था मतलब 28 फरवरी, ठीक है। तो लगभग इस दिन जो है ये आपका बजट आपका रखा जाता था पहले। तो क्या होता था कि लेकिन आज की स्थिति देखें तो बजट है वो 1 फरवरी को ही आपका रख दिया जाता है। तो बजट है वो 1 फरवरी को रखा जाता है। तो बजट की बात करें कि भाई कौन बनाता है इसको, तो बजट को कौन बनाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बजट को बनाता है हमारा फाइनेंस जो मिनिस्ट्री होती है, वित्त मंत्रालय बजट को बनाता है। वित्त मंत्रालय के भी जो है 5 यहाँ पे डिपार्टमेंट होते हैं। भाई वित्त मंत्रालय में कितने डिपार्टमेंट होते हैं, 5 डिपार्टमेंट। कौन कौन से जो है डिपार्टमेंट होते हैं वो हम देखेंगे। लेकिन जो बजट में जो वित्त मंत्रालय बजट को बनाता है, तो उसमें जो 5 मंत्रालयों में से जो आर्थिक मामलों का जो विभाग होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर, वो बजट को प्रिपेयर यहाँ पे करता है, ठीक है। तो बजट को कौन प्रिपेयर करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर, आर्थिक मामलों का जो विभाग होता है वित्त मंत्रालय में, वो प्रिपेयर करता है। तो यहाँ पे जो 5 डिपार्टमेंट हमारे कौन कौन से होते हैं वित्त मंत्रालय में, तो सबसे पहला राजस्व विभाग होता है, दूसरा आर्थिक मामलों का विभाग होता है, तीसरा यहाँ पे जो खर्चों से रिलेटेड विभाग एक्सपेंडिचर विभाग होता है, डिसइन्वेस्टमेंट जो विभाग होता है एक आपका, और 5वां होता है आर्थिक वित्तीय सेवाओं से संबंधित विभाग। तो ये 5 प्रकार के जो है विभाग इसमें होते हैं हमारे वित्त मंत्रालय में। तो बजट को बनाने में लगभग आपके जो है कितना टाइम लग जाता है, तो लगभग 6 से 7 महीने का टाइम जो है बजट को बनाने में लग जाता है। तो वित्त मंत्रालय में जो आर्थिक मामलों का जो विभाग है उसको बजट में पिछली साल का खर्चा कितना हुआ है, किस मंत्रालय ने कितना खर्चा किया है, ये भी बताना होता है, और साथ में इस फाइनेंशियल ईयर जो है उसमें कौन सा मंत्रालय कितना पैसा चाहता है, ये सब इसमें बताना होता है। तो इस प्रकार से एक जो डॉक्यूमेंट है हर मंत्रालय के पास आर्थिक मामलों का विभाग है वो भेजता है, ठीक है। तो जो आर्थिक मामलों का जो विभाग है वो हर मंत्रालय, जितने भी मिनिस्ट्री है आपकी, उन सभी मंत्रालयों के पास एक डॉक्यूमेंट भेजता है, और इस प्रोसेस में लगभग जो है कितने जो टाइम लग जाता है, 3 से 4 महीने लग जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर मंत्रालय अपना 1 फाइनेंशियल ईयर का पूरा डाटा भेजता है इसके पास, ठीक है। भाई 1 साल का जो मतलब कितना जो है खर्चा वगैरह कितना होगा वो सारा भेजता है, हमें इतने करोड़ की आवश्यकता है भाई इस आइटम या प्रोग्राम के लिए, हमें इतने जो है पैसों की ज़रूरत होगी। तो ये सारा जो डाटा है यहाँ पे भेजा जाता है 1 फाइनेंशियल ईयर का, 1 वर्ष का। जो आप सभी जानते हैं कि हमारा वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। फिर क्या होता है कि सारे जो विभाग या मंत्रालय का पूरा डाटा वित्त मंत्रालय के पास आ जाता है, और सब को कलेक्ट करके एक बजट यहाँ पे बना दिया जाता है। तो जितने भी जो मंत्रालय हैं उनके जो खर्चे वगैरह होते हैं, कोई भी जो स्कीम या प्रोग्राम होते हैं उनमें भाई इतना खर्चा उनका बैठेगा, तो ये सारा जो है कलेक्शन कर लिया जाता है और एक बजट यहाँ पे बना दिया जाता है। अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार सबसे पहले किस मंत्रालय को पैसा देने में प्राथमिकता जो है देती है। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा बजट को यहाँ पे रखा जाता है, आप सभी जानते हैं। और वित्त मंत्रालय का वित्त मंत्री जब बजट को रखता है तो उससे पहले राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन, राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता यहाँ पे होती है।
तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो वित्त मंत्रालय में जो है वित्त मंत्री होता है वो बजट को रखता है, और जब बजट को रखा जाता है तो उससे पहले किसकी यहाँ पे रिकमेंडेशन, किसकी सिफारिश की आवश्यकता होती है, तो प्रेसिडेंट की जो है यहाँ पे सिफारिश की आवश्यकता होती है। बजट भी एक तरह का आपका क्या होता है, मनी बिल होता है, ठीक है, तो मनी बिल ही होता है बजट। और जैसे ही बजट बजट पर राष्ट्रपति की सिफारिश लेने के बाद लोकसभा में रखा जाता है, तो राष्ट्रपति की ने सिफारिश दे दी, तो सिफारिश के बाद में बजट रखा जाएगा लोकसभा में, और उसके तुरंत बाद जो फिर अन्य राज्य मंत्री होते हैं वो वित्त मंत्रालय का उसके द्वारा राज्यसभा में रख दिया जाता है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन के बाद बजट को लोकसभा में रखा जाता है, फिर राज्यसभा में रखा जाता है, और फिर ये प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा बजट को जब रखा जाता है तो इसको बजट का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि 5 स्टेज में जाके जो बजट है आपका पास होता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहली स्टेज आपकी ये है कि बजट को जब रखा जाता है तो इसको क्या कहते हैं भाई, बजट का प्रस्तुतिकरण कहते हैं, मीन्स प्रेजेंटेशन ऑफ बजट इसको कहा जाता है। और जैसे ही बजट का प्रस्तुतिकरण हो जाता है, प्रेजेंटेशन हो जाता है, उसके बाद सामान्य जो है चर्चा होती है, जर्नल डिस्कशन होता है बजट के ऊपर, ठीक है। अब बात करेंगे जो सामान्य जो चर्चा होता है उसमें ग्रांट ऑफ डिमांड की यहाँ पे जो है बात नहीं की जाती है, ठीक है। सामान्य चर्चा का मतलब भाई ये होता है कि बजट है उसकी नीतियाँ कैसी है, ठीक है, बजट है वो कैसा है, किसानों के लिए अच्छा है या नहीं, मज़दूरों के लिए अच्छा है या नहीं, बजट में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, इस प्रकार की सामान्य डिस्कशन, इस प्रकार की सामान्य चर्चा यहाँ पे होती है। तो ये सेकंड स्टेज है आपका। तो फर्स्ट स्टेज में बजट का प्रेजेंटेशन हो गया। सेकंड स्टेज में क्या होता है कि बजट है उसका जनरल डिस्कशन होती है, सामान्य यहाँ पे चर्चा होती है। तो जो ये चर्चा लगभग सामान्य जो चर्चा भाई लगभग 3 से 4 दिन आपकी चलती है। सामान्य डिस्कशन कितने दिन तक चलता है, 3 से 4 दिन तक चलता है। जब बजट का प्रेजेंटेशन होता है उससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है, इकोनॉमिक जो सर्वे भी रखा जाता है, और आर्थिक सर्वेक्षण को कौन रखता है भाई, वित्त मंत्रालय बनाता है, ठीक है। तो बजट का जब प्रेजेंटेशन होता है तो प्रेजेंटेशन से पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण किया जाता है, आर्थिक जो इकोनॉमिक जो सर्वे होता है वो भी रख दिया जाता है। और इकोनॉमिक सर्वे है इसको कौन बनाता है भाई, वित्त मंत्रालय ही बनाता है। तो जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है, इकोनॉमिक सर्वे, सरकार का क्या होता है कि ऑथेंटिक जो है डाटा होता है, ठीक है, एक वास्तविक जो है डाटा होता है जिसमें सरकार का आयात निर्यात कितना है वो होता है, सरकार के पास कितनी खनिज संपदा है, सरकार के पास कौन कौन से जो है रिसोर्सेज है, संसाधन है, मीन्स जो भी जो है तमाम तरह के ऑथेंटिक डाटा इसमें होते हैं इकोनॉमिक सर्वे में। और जैसे ही ये सदन में रख दिया जाता है उसके बाद इस किताब को मार्केट में बाहर पब्लिश कर दिया जाता है, और हर व्यक्ति जो है इसको अब पढ़ सकता है इस इकोनॉमिक सर्वे को, ठीक है। तो ये हमारा आर्थिक सर्वेक्षण है। तो सामान्य चर्चा जब खत्म होती है तो हमने यहाँ पे 2 स्टेज देखी, पहला बजट का प्रेजेंटेशन, दूसरी स्टेज में फिर जैसे बजट का प्रेजेंटेशन होता है बजट पर जर्नल डिस्कशन, सामान्य चर्चा होती है। सामान्य चर्चा के बाद में जो तीसरी स्टेज आपकी आती है, सामान्य चर्चा भाई जब ख़त्म हो जाती है तो ख़त्म होने से पहले जो है वोट ऑन अकाउंट, जिसे हम लेखानुदान कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है। तो लेखानुदान का मतलब क्या होता है कि भाई जो भी आपका टोटल बजट बना है ना, तो टोटल बजट जितना भी है, जितने भी अमाउंट का बना है उसका 1/6 जो है बिना किसी बहस के, बिना किसी मतदान के पास कर दिया जाता है। मतलब बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी वोटिंग के जो है टोटल बजट का 1/6 जो है, अगर जैसे मान लें कि भाई जैसे 1000 करोड़ है तो 1000 करोड़ का 1/6 अगर हम निकालेंगे तो इस प्रकार से जो इसी को ही लेखानुदान कहते हैं कि भाई बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी वोटिंग के, मतलब उसको पास कर दिया जाता है। इसी को ही बोला जाता है भाई वोट ऑन अकाउंट, लेखानुदान इसे कहते हैं। तो ये लेखानुदान वाला जो है सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा कि लेखानुदान क्या होता है। टोटल बजट का 1/6 बिना किसी डिस्कशन, बिना किसी यहाँ पे वोटिंग के उसको पास कर दिया जाता है, उसी को ही लेखानुदान या वोट ऑन अकाउंट यहाँ पे कहते हैं। लेकिन प्रेजेंट की स्थिति देखें तो इस वोट ऑन अकाउंट है, लेखानुदान है, इसको भाई समाप्त कर दिया गया है। पहले लगभग जो है फरवरी के लास्ट में बजट आपका रखा जाता था,
तो भाई इसको जो लेखानुदान है इसको ख़त्म क्यों कर दिया गया? तो इसका रीज़न भाई ये है कि पहले क्या होता था कि फरवरी के लास्ट में जाके बजट को रखा जाता था और भाई उसको पास होने में टाइम लग जाता था, भाई मई आ जाता था पास होने में। तो सरकार का जो वित्तीय वर्ष है आप सभी जानते हैं कि अप्रैल से स्टार्ट होता है, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर तो अप्रैल से स्टार्ट होता है और बजट जाके पास हो रहा है आपका मई में। तो इस प्रकार से जो आपका जो फरवरी मतलब के लास्ट में रखा जाता था, मई में पास हो रहा है, तो मार्च और अप्रैल ये 2 महीने ऐसे होते थे जिसमें जो है मतलब इसका जो खर्चा है वो मतलब कहाँ से आएगा? बजट तो भाई आपका जाके पास होता था लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 2 महीने का जो बजट है वो आपका फिर कहाँ से आएगा? 2 महीने का खर्चा है वो कहाँ से आएगा? क्योंकि बजट तो आपका मई में जाके पास होता था और इसमें फरवरी के लास्ट में रखा जाता था। तो इस प्रकार से सरकार का काम सुचारू रूप से चलता रहे तो क्या होता था भाई, टोटल बजट का अमाउंट का 1/6 बिना किसी वोटिंग के, बिना किसी बहस के भाई इसको पास कर दिया जाता था। ये 2 महीने का खर्चा होता था, ठीक है। और इसी को ही हम क्या कहते थे? लेखानुदान कहते थे। ये 2 महीने का जो है मार्च और आपका अप्रैल का खर्चा होता था, ठीक है। क्योंकि आपका फरवरी के जो है लास्ट में पहले बजट यहाँ पे रखा जाता था फरवरी के, तो यहाँ पे फिर वो पास होने में उसको टाइम लग जाता था मई का। तो 2 महीना मार्च और अप्रैल आपका बचता था। तो क्या होता था उस टाइम भाई, टोटल बजट का 1/6 बिना किसी बहस, बिना किसी जो है मतदान के, इसको 2 महीने का जो ये खर्चा होता था पास कर दिया जाता था। इसी को ही लेखानुदान हम कहते हैं। तो अब लेखानुदान हालांकि इसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि भाई अब 2 महीने का जो टाइम पहले से ही मिल जाता है। क्योंकि बजट में जो अब क्या होता है कि बजट फरवरी के स्टार्टिंग में ही रख दिया जाता था। पहले क्या होता था, बजट फरवरी के लास्ट में रखा जाता था। अब बजट है फरवरी के स्टार्टिंग में ही बजट आपका पास हो जाता है और फरवरी मार्च का टाइम भाई मिल जाता है। और 1 अप्रैल से जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, तब तक हमारा बजट है वो पास हो जाता है, ठीक है। तो फरवरी में ही रख दिया जाता है और यहाँ पे आपका 1 अप्रैल तक हमारा पास हो जाता है, ठीक है। तो इस कारण से जो ये ख़त्म कर दिया गया लेखानुदान। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे भाई, अगला जो 4th जो पॉइंट जो है तीसरा हमारा अनुदानों की मांग की बात करेंगे। तो डिमांड ऑफ ग्रांट्स हम इसे कहते हैं। आर्टिकल नंबर 113 में आपका डिमांड ऑफ ग्रांट्स अनुदानों की मांग है वो दी गई है। इसमें जो आपकी क्या होती है, अनुदानों की मांग में भाई डिस्कशन भी होती है और यहाँ पे मतदान वोटिंग भी होती है। हर मंत्रालय विभाग की अलग अलग डिमांड ऑफ ग्रांट्स होती है, तो सब पे जो है भाई क्या होती है, चर्चा होती है, सब पे डिस्कशन होता है, ठीक है। जितने भी मंत्रालय हैं उनकी अलग अलग डिमांड ऑफ ग्रांट्स होती है, भाई हमें इतना पैसा चाहिए, हमें इतना इन स्कीम्स के लिए इतना जो है पैसा चाहिए, तो सभी की अलग अलग डिमांड होती है। तो ये जो है सब पे जो है इन पे सब पे क्या होती है, डिस्कशन होती है। तो अनुदानों की मांग पे डिस्कशन भी होती है और वोटिंग भी होती है। तो जब चर्चा होती है तो भाई यहाँ पे चर्चा से पहले एक बनाई जाती है भाई विभागीय समिति, जिसको हम डिपार्टमेंटल कमेटी बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे एक होता है कटौती प्रस्ताव, जिसको हम कट मोशन बोलते हैं, और एक टर्म यहाँ पे है गिलोटिन। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि विभागीय समिति क्या होती है, कटौती प्रस्ताव, कट मोशन क्या होता है, गिलोटिन क्या होता है। तो जब अनुदानों की मांग होती है तो अनुदानों की मांग से पहले विभागीय समिति अपना काम करती है, ठीक है। तो भाई अनुदानों की मांग होती है भाई किस मंत्रालय को कितना पैसा चाहिए, तो उससे पहले मतलब एक समिति बनाई जाती है जिसको हम विभागीय समिति, डिपार्टमेंटल कमेटी इसको बोलते हैं। और ये भाई टोटल कुल मिलाकर जो डिपार्टमेंटल जो कमेटी आपकी टोटल 24 होती है। हर कमेटी में टोटल 31 सदस्य होते हैं। जैसे टोटल ठीक है, तो 31 सदस्य हर कमेटी में होते हैं। और ये जो 31 सदस्य जिसमें से लोकसभा से भाई 21 होते हैं, राज्यसभा से 10 होते हैं। और ये डिपार्टमेंटल जो कमेटी टोटल भाई 24 होती हैं। हर एक जो है कमेटी में 31 मेंबर होते हैं। तो इस प्रकार से टोटल जो है जो विभागीय समिति जो आपकी होती है उसमें सदस्य कितने होते हैं, ठीक है भाई। जैसे 24 यहाँ पे समिति है और एक जो समिति है उसमें 31 होते हैं। तो इस प्रकार से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इतने सारे जो है इसमें सदस्य होते हैं डिपार्टमेंटल कमेटी में। तो ये क्या करते हैं कि भाई हर मंत्रालय से संबंधित विभागीय समितियाँ होती है, ठीक है। और ये विभागीय समितियाँ भी हर मंत्रालय से रिलेटेड भाई अलग अलग यहाँ पे बनाई जाती हैं, टोटल 24 होती हैं। तो
तो किसी एक विभागीय जो समिति होती है उसमें एक से अधिक मंत्रालय भी आपके हो सकते हैं, ठीक है, एक से अधिक जो डिपार्टमेंट उसमें हो सकते हैं। जैसे कोई विभागीय समिति है तो उसमें भाई जैसे गृह मंत्रालय भी है, कृषि मंत्रालय भी है, मतलब एक जो डिपार्टमेंटल कमेटी है उसके अंतर्गत एक से ज़्यादा आपके यहाँ पे मंत्रालय होते हैं उसके नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो विभागीय समिति है उस मंत्रालय विभाग से संबंधित जो उसके अंडर में आ रही है वो इस बात की जांच करती है कि भाई इन मंत्रालयों ने अनुदान या पैसे की जो मांग की है वो सही भी है या नहीं। तो इन विभागीय समितियों का ये काम होता है कि ये जांच करती है कि जो विभाग है, जो मंत्रालय है, उन्होंने पैसों की जो डिमांड की है वो बिल्कुल सही है या गलत है। और इन विभागीय समिति है इसमें भाई दोनों सदस्य होते हैं, पक्ष के भी जो है सदस्य होते हैं और विपक्षी जो पार्टी के भी यहाँ पे सदस्य होते हैं, और जांच करते हैं कि कोई मंत्रालय पैसे सही मांग रहा है या नहीं मांग रहा है। तो इस प्रकार से ये होता है भाई विभागीय समिति का रोल, ठीक है। तो और जांच के बाद ये विभागीय समिति अपनी रिपोर्ट फिर जो है कहाँ पे भेज देती है भाई, सदन को भेज देती है, हमारे जो हाउसेस है उनको पास भेज देती है जो ये विभागीय कमेटी। अब उसके बाद में क्या होता है कि अनुदानों की मांग के लिए जो चर्चा और मतदान होता है वो लोकसभा अध्यक्ष 26 दिन का जो है टाइम देता है। तो अनुदानों की मांग पर जो डिमांड ऑफ ग्रांट है उसके ऊपर भाई वोटिंग भी होती है, ठीक है, उसके ऊपर वोटिंग भी होती है और डिस्कशन भी होता है। तो ये जो वोटिंग और डिस्कशन करने का जो टाइम है लोकसभा का अध्यक्ष कितने दिन का जो है मैक्सिमम यहाँ पे टाइम देता है, 26 दिन का टाइम देता है कि भाई अनुदानों की जो मांग है उसको लेकर आप डिस्कस कर लीजिएगा और वोटिंग करनी है तो वोटिंग कर लीजिएगा। 26 दिन का जो है टाइम यहाँ पे दिया जाता है। 26 दिन में जो भी बजट में मंत्रालय ने पैसा मांगा है उस पर डिस्कशन मतलब चर्चा भी हो जानी चाहिए और मतदान जो है वो वोटिंग भी आपकी हो जानी चाहिए। तो इस प्रकार से 26 दिन का टाइम दिया जाता है। लेकिन क्या होता है कि जो सदन है उसमें भाई आपके हंगामे वगैरह होते हैं, हंगामों की वजह से ये 26 दिन का टाइम है वो ऐसे ही निकल जाता है। और 26वें दिन क्या होता है, जो 26वां दिन जो लास्ट डे होता है, लास्ट डे जब आता है तो बहुत से ऐसे अनुदानों की मांग ऐसी होती है जिन पर ना तो कोई डिस्कशन होता है ना ही कोई वोटिंग हो पाती है। तो 26वां दिन जो लास्ट जो डे है उस पे क्या होता है कि बिना किसी जो है डिस्कशन के मतलब बिना किसी डिस्कशन और वोटिंग के यहाँ पे उसको मतलब पास कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से बिना डिस्कशन के उसको पास कर दिया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, गिलोटिन कहते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म है गिलोटिन। क्या होता है, जब आपका जो अनुदानों की मांग है उसको लेकर जो लास्ट डे होता है 26वां दिन, उस पर बिना किसी डिस्कशन के बिना किसी बहस के उसको पास कर दिया जाता है। उसे क्या कहते हैं भाई, गिलोटिन कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है गिलोटिन किसे कहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो 26वें दिन अनुदानों की मांग को बिना किसी बहस के पास कर देना ही क्या कहलाता है, गिलोटिन। नेक्स्ट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है हमारी, जब अनुदानों की मांग होती है तो लोकसभा और राज्यसभा में भी भाई आपका अंतर होता है। इसमें देखा जाता है कि भाई कौन सा हाउस ज़्यादा पावरफुल है, लोकसभा है या राज्यसभा। तो अनुदानों की मांग को लेकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में डिस्कशन होता है। डिस्कशन दोनों ही हाउसेस में होता है लेकिन जो वोटिंग है वो सिर्फ लोकसभा में होती है। तो बजट के मामले में जो है लोकसभा में वोटिंग होती है। तो इस प्रकार से बजट के मामले पे पावरफुल आपका कौन होता है भाई, लोकसभा होता है, ना कि राज्यसभा। तो ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पे जो वोटिंग है वो केवल और केवल लोकसभा में होते हैं। हालांकि जो डिस्कशन है, जो आपका बहस है, वो दोनों ही मतलब हाउसेस में होती है, लोकसभा एंड राज्यसभा में। तो जब यहाँ पे हमने देखा कि लोकसभा में वोटिंग होती है तो सदन या तो अनुदान की मांग को पास करेगा या मना करेगा या उसमें कोई ना कोई संशोधन की यहाँ पे बात करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मतलब जब भी वोटिंग होती है तो सदन या तो अनुदानों की मांग को क्या कर देता है, पास कर देता है, मना करेगा और इसमें कोई ना कोई संशोधन की बात करेगा। और जब वो संशोधन की बात करेगा तो इसी को हम क्या कहते हैं भाई, कटौती प्रस्ताव कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट टर्म है कट मोशन जिसे हम कहते हैं। तो ये टर्म आपकी आई थी कट मोशन, जब भी मतलब यहाँ पे संशोधन की बात यहाँ पे होगी, ठीक है, अनुदानों की मांग को लेकर, तो यहाँ पे उसी को ही क्या कहा जाता है,
कट मोशन कटौती प्रस्ताव। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका ये है। और चौथा यहाँ पे जो हम जो स्टेप यहाँ पे पढ़ेंगे, जब चर्चा और मतदान आपका हो चुका होता है तो विनियोग विधेयक पास होना आपका ज़रूरी होता है। जैसे हमने डिस्कशन भी कर लिया और वोटिंग भी भाई आपकी लोकसभा राज्यसभा लोकसभा में आपकी हो चुकी, दोनों हाउसेज में डिस्कशन भी हो चुका है। उसके बाद में एक आपका होता है विनियोग विधेयक, ठीक है। तो विनियोग जो विधेयक जिसको हम अप्रोप्रिएशन जो बिल बोलते हैं भाई, तो अप्रोप्रिएशन बिल है ये भी आपका पास होना ज़रूरी है। और अप्रोप्रिएशन बिल विनियोग विधेयक आपका कौन सा आर्टिकल में आता है, आर्टिकल नंबर 114 में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है विनियोग विधेयक कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल नंबर 114 में। तो यहाँ पे हमने देखा जो बजट में खर्चा मांगा गया है उसके लिए विनियोग विधेयक अप्रोप्रिएशन जो बिल पास होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये खर्चे से रिलेटेड है आपका विनियोग विधेयक। विनियोग का मतलब ही क्या होता है भाई, खर्चा। तो जो खर्चा मांगा गया है उसके लिए कौन सा जो आपका बिल पास होना चाहिए, विनियोग विधेयक अप्रोप्रिएशन बिल आपका पास होना चाहिए। फोर्थ स्टेप थी। तो हमने यहाँ पे देखा कि सारे अनुदानों की मांग को इकट्ठा करके संसद की मोहर लगा दी जाती है कि लोकसभा में इसको पास कर दिया जाता है, और इसका मतलब ये संसद के द्वारा पास कर दिया गया है, ठीक है। और भारत की संचित निधि से बजट के रूप में जितना भी पैसा मांगा गया है भारत सरकार उतना पैसा निकाल सकती है। तो संचित निधि से बजट के रूप में जितना भी पैसा मांगा है तो भारत सरकार उतना पैसा उसमें से निकाल सकती है, ठीक है भाई। 4 स्टेप हमने यहाँ पे पढ़ी। 5वीं जो स्टेप है वो वित्त विधेयक है आपकी। 5वीं स्टेप हमने क्या पढ़ा, वित्त विधेयक। तो ये बजट का ही एक पार्ट होता है वित्त विधेयक। आर्टिकल नंबर 117 में आपका आता है। इसका संबंध टैक्स से आपका होता है जो वित्त विधेयक हो गया भाई। आर्टिकल 117 में आएगा। रेवेन्यू कहाँ से आएगा, तो यहीं से आपका आता है। तो विनियोग विधेयक खर्चे की बात करता है, जबकि आपका वित्त विधेयक किसकी बात करता है भाई, कलेक्शन की बात करता है। ये करता है कि भाई पैसा है वो कहाँ से जनरेट होगा, रेवेन्यू है वो कहाँ से आएगा, ठीक है। तो वित्त विधेयक बात करता है कलेक्शन की, पैसा कहाँ से आएगा, जबकि विनियोग विधेयक है वो खर्चे की बात आपकी करता है। तो यहाँ पे हमने देखा जब विनियोग विधेयक के साथ वित्त विधेयक भी पास हो जाता है तो ये मान लिया जाता है कि भाई अब बजट आपका पास हो चुका है, ठीक है। तो विनियोग विधेयक के साथ जब वित्त विधेयक भी पास हो जाता है तो बजट आपका पास हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम जो फंड है कोर्स होते हैं उनकी बात करेंगे। तो फंड कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के आपके फ़ंड होते हैं, ठीक है भाई। तो 3 तरह के कोर्स होते हैं, केंद्र और राज्य दोनों में आपके ये होते हैं। पहला जो फंड है आपका जिसको हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि। और ये आपका आर्टिकल नंबर 266 का 266 में आपका आता है, और इसका क्लोज नंबर 1 है वो राज्य की संचित निधि से रिलेटेड है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर में भी आपका भारत की संचित निधि होती है और जो स्टेट है उसमें राज्य की संचित निधि होती है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो फंड हमारा होता है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और तीसरा होता है पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया। तो ये तीनों जो आपके सेंटर में भी होते हैं भाई, स्टेट में भी होते हैं। और इसका जो आर्टिकल 266 का क्लोज 1 आपका हो गया। 267 में भारत की आकस्मिक जो निधि होती है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये आपका 267 आर्टिकल में है। और 266 का क्लोज नंबर 2 है, यह आपका भाई पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया, भारत की लोक लेखा निधि, राज्य की भी लोक लेखा निधि होती है। तो इस प्रकार से 3 हमारे कोर्स होते हैं, ये आपने देख लिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया। तो बात करते हैं कि जो भाई भारत की संचित निधि है उससे पैसा निकालने की अथॉरिटी किसके पास होती है भाई, केंद्र यहाँ पे संसद के पास होती है, ठीक है। तो भारत की संचित निधि की केंद्र ये जो केंद्र वाली जो होती है तो सबसे बड़ा जो आपका अमाउंट होता है, और सरकार के जो खर्चे हैं वो इससे ही आपके चलते हैं। तो भारत की संचित निधि, ठीक है, तो इसी से ही सरकार के तमाम तरह के जो खर्चे हैं वो चलते हैं। जैसे इसमें जो भारत की संचित निधि है उसमें जो पैसा भाई टैक्सेस का होता है, ठीक है, जितने भी टैक्सेस होते हैं उनसे जो पैसा होता है वो भारत की संचित निधि में आपका रखा जाता है। उधार का जो पैसा होता है, जैसे ही हमने वर्ल्ड बैंक से उधार लिया, ठीक है, IMF से उधार लिया, या फिर कोई और जो है अदर बैंक से हमने उधार लिया विदेशों से,
तो जितना भी उधार का पैसा होता है, जितना भी टैक्स का जो पैसा होता है, वो भारत की संचित निधि में रखा जाता है। तो ये सब जो है भारत की संचित निधि में आपका जमा होता रहता है। और भारत की संचित निधि से पैसा निकालने की अथॉरिटी संसद के पास होती है। तो सेंटर में जो है होती है भाई संसद के पास होती है, ठीक है। और बिना संसद की अनुमति से संसद निधि से पैसा नहीं निकाला जा सकता, मतलब भारत की जो संचित निधि है उससे पैसा नहीं निकाला जा सकता। तो भारत की संचित निधि से पैसा निकालने की अथॉरिटी किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास होती है, संसद के पास होती है। नेक्स्ट बात करें कि भारत की जो आकस्मिक जो निधि होती है उससे पैसा निकालने की अथॉरिटी किसके पास होती है भाई? ये होती है राष्ट्रपति के पास। जब भी कोई भाई आपकी आपदा आ जाए, जैसे बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, कोई भी जो है नेचुरल डिजास्टर हो जाए भाई, ठीक है, प्राकृतिक आपदा जब आ जाती है, तो भारत की आकस्मिक जो निधि होती है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, उससे पैसा निकालने की अथॉरिटी राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति जो है भाई आपदा के टाइम में ये पैसा निकाला जाता है और उसका उपयोग किया जाता है। तो बात करें कि जो मिनिमम जो कितना पैसा इसमें जो आपका होता है, तो मिनिमम 500 करोड़ का फंड होना चाहिए भारत की आकस्मिक निधि में जो है। लेकिन जो मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम जो है कितना भी इसमें पैसा हो सकता है। तो भारत की आकस्मिक जो निधि कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में मिनिमम जो कितना पैसा होना चाहिए भाई, इसमें 500 करोड़ रुपए होना चाहिए। भारत की संचित निधि से कुछ पैसा निकालकर आकस्मिक निधि है उसमें डाल दिया जाता है। और जैसे ही कोई आपदा आती है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है उससे आज्ञा लेकर पैसे का जो है मतलब इससे खर्चा किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि भारत की जो लोक लेखा निधि होती है, यह आपका छोटा अमाउंट होता है और इस पैसे का यूज़ भारत सरकार करती है। भारत सरकार की पावर होती है भाई। तो लोक लेखा निधि जो आपकी होती है पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया है, तो इसमें जो पैसा निकालने की अथॉरिटी भारत सरकार के पास होती है, ठीक है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास होती है। तो इसमें भाई कैसे पैसा आता है इस लोक लेखा निधि में? पैसा भाई जो भी आपका जो फीस वगैरह होती है, जो शुल्क आपका लगता है, या बैंकों के जो सेविंग वगैरह होती है, सेविंग अकाउंट का जो पैसा होता है, ठीक है, या फिर प्रोविडेंट जो फंड होता है, तो ये सारा का सारा जो पैसा है वो भारत की लोक लेखा निधि में रख दिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही बात करते हैं भाई राज्य में भी। तो राज्य में जो जैसे भारत की संचित निधि होती है, तो इस प्रकार से राज्य की भी संचित निधि होती है। भारत की संचित निधि से पैसा निकालने की अथॉरिटी संसद या पार्लियामेंट को होती है, जबकि राज्य की संचित निधि से पैसा निकालने की अथॉरिटी लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा जो है की होती है। विधानसभा पैसा निकाल सकती है। राज्य की जो आकस्मिक निधि होती है, राज्य की जो कंटीजेंसी जो है फंड ऑफ जो है स्टेट होता है, उससे पैसा निकालने की अथॉरिटी भाई राज्यपाल के पास होती है। जबकि भारत की आकस्मिक जो निधि है उससे पैसा निकालने की अथॉरिटी राष्ट्रपति के पास होती है। ऐसे ही राज्य की लोक लेखा निधि भी होती है, तो इससे पैसा निकालने की पावर किसके पास होती है? राज्य सरकार के पास, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है राज्य की लोक लेखा निधि से पैसा निकाल सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात एक इम्पोर्टेंट टर्म की करते हैं भाई, वोट ऑन अकाउंट, जिसको हम लेखानुदान कहते हैं, और दूसरी तरफ से एक आपका होता है चार्ज एक्सपेंडिचर, भारित व्यय। इन दोनों में क्या डिफरेंस है भाई? हमने देखा कि जो वोट ऑन अकाउंट लेखानुदान होता है, ये आपका प्रेजेंट में भाई ख़त्म हो चुका है। पहले ही आपका होता था, और इसमें क्या होता था कि भाई जो टोटल बजट आपका होता था उसका 1/6 बिना किसी वोटिंग, बिना किसी डिस्कशन के इसको पास कर दिया जाता था टोटल बजट का, ठीक है। तो इसको हम लेखानुदान कहते हैं। दूसरा जो भारित व्यय है, ये क्या होता है? तो भारित व्यय भाई राष्ट्रपति को वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। और जो कैग है, कैग का जो खर्चा है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का खर्चा भी भारत की संचित निधि से दिया जाता है। मतलब ये जो संविधान में लिखा है भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाएगा, इसको भारित व्यय माना जाएगा। तो भारित व्यय किसे कहते हैं भाई? भारत की संचित निधि से जो मतलब आपका वेतन दिया जाता है उसको मतलब भारित व्यय कहते हैं, चार्ज एक्सपेंडिचर। तो संविधान में लिखा है जहाँ पर भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाएगा उसको भारित व्यय, चार्ज एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। जब बजट के रूप में भारित व्यय को रखा जाएगा तो भाई ना तो यहाँ पे वोटिंग होती है और ना ही डिस्कशन होता है, मतलब जैसा रखा जाता है उसको वैसे ही पास कर दिया जाता है। इसी को हम भारित व्यय, चार्ज एक्सपेंडिचर कहते हैं।
इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, चार्ज एक्सपेंडिचर। इसमें जो भारत की संचित निधि से जो पैसा दिया जाता है उसको हम चार्ज एक्सपेंडिचर, भारित व्यय कहते हैं। और इस भारित व्यय पर ना तो कोई डिस्कशन होती है, ठीक है, हाउसेस में, और ना ही जो है यहाँ पे वोटिंग होती है। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे बजट के मामले पे जो आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल जो भाई, जैसे इसमें जो आपका आर्टिकल 112 है, ठीक है। तो यहाँ पे 112 आर्टिकल में क्या है, तो आर्टिकल 112 है, उसमें एनुअल फाइनेंशियल जो है स्टेटमेंट, वार्षिक वित्त विवरण की बात की गई है, ठीक है भाई। तो आर्टिकल 112 में क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्त विवरण। इसका जो क्लोज नंबर 1 है, इसमें क्या है, वार्षिक विवरण जो है वो 1 साल का लेखा जोखा है आपका होगा। तो वार्षिक जो इसमें वार्षिक विवरण की बात की गई है, मतलब 1 साल का जो लेखा जोखा होता है उसको हम बोलते हैं वार्षिक विवरण। नेक्स्ट आर्टिकल 112 का क्लोज नंबर 2 है, उसमें भाई एक्सपेंडिचर की बात की गई है, व्यय की बात की गई है। तो एक्सपेंडिचर आपके जैसे इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक दूसरा आपका अप्रोप्रिएशन एक्सपेंडिचर, इनकी बात की गई है, ठीक है। राजस्व व्यय और विनियोग जो है आपका व्यय। आर्टिकल 112 का क्लोज नंबर 3 है, उसमें क्या है, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय जो चार्ज एक्सपेंडिचर की बात की गई है, ठीक है। तो आपका चार्ज एक्सपेंडिचर की बात, भारित जो व्यय है वो किस में जो है, कौन से आर्टिकल में की गई है, आर्टिकल 112 का क्लोज नंबर 3। आपने देखा कि भारित जो व्यय है, जो चार्ज एक्सपेंडिचर है, इसमें भाई जो भी प्रेसिडेंट है उसके भत्ते, उसकी जो अचीवमेंट्स और उनके जो पद से संबंधित अन्य जो खर्चे हैं वो आपके आते हैं, ठीक है। राज्यसभा के जो सभापति हो गया या फिर राज्यसभा का उपसभापति, इसके जो आपके जो भी भाई तमाम तरह के जो भत्ते वगैरह होते हैं, पेंशन वगैरह, ये सारे जो भी है वो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। और भारत की संचित निधि से जिनको पैसा दिया जाता है भाई उनको भारित व्यय चार्ज एक्सपेंडिचर कहा जाता है, ठीक है। तो लोकसभा का भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, इनके वेतन भत्ते भी भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, जिनको भारित व्यय कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन भत्ते पेंशन भी भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, जिसको भारित व्यय चार्ज एक्सपेंडिचर कहते हैं। हाई कोर्ट के जितने भी जज होते हैं भाई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज हैं, इनके वेतन भत्ते पेंशन, ठीक है। और इसके अलावा जो कैग होता है, भारत का कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। तो ये तमाम तरह के जो ये हायर जो पोस्ट हैं, ठीक है भाई, राष्ट्रपति के भत्ते, राज्यपाल के भत्ते, और इसके अलावा लोकसभा के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, कैग, इन सभी के जो भत्ते, पेंशन वगैरह जो है, जो आपकी वेतन, ये सारे भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। और इन सभी को क्या कहते हैं भाई, चार्ज एक्सपेंडिचर, भारित व्यय इनको बोला जाता है। आर्टिकल नंबर 113 में क्या है, आर्टिकल नंबर 113 में डिमांड ऑफ ग्रांट्स की बात की गई है, ठीक है, अनुदानों की मांग की बात की गई है। तो जितने भी तमाम तरह के मंत्रालय के जो खर्चे होते हैं उसकी बात की गई है। तो मंत्रालयों के द्वारा जो भी डिमांड ऑफ ग्रांट की जाती है उस पर जो डिस्कशन और यहाँ पे जो वोटिंग आपकी होती है, तो तमाम तरह के जो भी जो अनुदानों की मांग होती है, अनुदानों की मांग पर जो डिस्कशन और वोटिंग होती है उसकी बात आर्टिकल नंबर 113 करता है। 113 का क्लोज नंबर 1 क्या कहता है कि भारित जो व्यय पर मतदान आपका नहीं होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 113 का क्लोज 1 कहता है कि जो चार्ज एक्सपेंडिचर है उस पर कोई भी यहाँ पे भाई वोटिंग नहीं होगी। तो भारत की संचित निधि से जो भारित व्यय माने जाते हैं उन पर मतदान नहीं होगा, ठीक है, ये आपका ध्यान रखना है। तो जो भी भारित व्यय होते हैं उस पर मतदान, वोटिंग नहीं होता है, आर्टिकल 113 क्लोज 1 का कहना है। आर्टिकल 113 का क्लोज नंबर 2 क्या कहता है कि अनुदानों की मांग पर लोकसभा में चर्चा और मतदान जो है दोनों होगा, बट राज्यसभा में केवल और केवल चर्चा होगी, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि लोकसभा जो है वोटिंग का अधिकार जो है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में है। लोकसभा जो है बजट के मामले पे ज़्यादा पावरफुल होता है। तो लोकसभा है उसमें डिस्कशन भी होती है और यहाँ पे अनुदानों की मांग को लेकर वोटिंग भी होती है। राज्यसभा में केवल और केवल अनुदानों की मांग को लेकर चर्चा होगी, वोटिंग यहाँ पे नहीं होगी। ऐसा आर्टिकल 113 क्लोज नंबर 2 का कहना है। आर्टिकल 113 का क्लोज नंबर 3 क्या कह रहा है, यहाँ पे अनुदानों की जो मांग है राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाएगी, ठीक है। जो डिमांड ऑफ ग्रांट है उसकी जो मांग है
वो भाई डिमांड ऑफ ग्रांट है राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन पे की जाएगी, ऐसा आर्टिकल 113 का क्लोज नंबर 3 का कहना है। 114 में क्या है, 114 में भाई आपका विनियोग विधेयक एप्रोप्रिएशन बिल है, इसमें आता है। एप्रोप्रिएशन बिल इसका मतलब भाई क्या होता है, भाई विनियोग का मतलब खर्चा ही होता है, ठीक है। तो सभी अनुदानों की जो मांग की गई है लोकसभा में वोटिंग आपकी हो जाती है और ये माना जाता है कि भाई संसद ने मोहर लगा दी है, तो अब भारत सरकार या कार्यपालिका बजट का पैसा भारत की संचित निधि से ले सकती है, जो पास किया गया है भाई, ठीक है, पैसा वो ले सकती है। इसी को ही हम क्या कहते हैं भाई, विनियोग विधेयक, ठीक है, अप्रोप्रिएशन बिल हम कहते हैं। तो अप्रोप्रिएशन जो बिल है उसकी बात कौन से आर्टिकल में की गई है, आर्टिकल नंबर 114 में। आर्टिकल नंबर 115 में क्या है, आर्टिकल नंबर 115 में भाई आपका अनुपूरक अनुदान की बात की गई है, अतिरिक्त अनुदान की बात की गई है, और आपका एक होता है अधिक अनुदान, ठीक है। तो इसमें है, तो इसके भी क्लोजेस है। 115 का क्लोज 1 का ए, इसमें अनुपूरक अनुदान मीन्स सप्लीमेंट्री ग्रांट की बात की गई है। 115 का क्लोज ए का बी, इसमें भाई एडिशनल ग्रांट की बात की गई है, और 115 का क्लोज 2 इसमें एक्सेस ग्रांट की बात की गई है। बात करते हैं कि जो अनुपूरक अनुदान क्या होता है भाई। 115 का क्लोज 1 का जो है ए, तो इसमें खर्चे करने से पहले किसी भी सेवा के लिए अनुदान की मांग करना, ठीक है, कोई भी जो सर्विस है भाई उसके लिए भाई अनुदानों की मांग करना, उसको हम कहते हैं अनुपूरक अनुदान। खर्चा करने से पहले, जैसे अभी खर्चा नहीं किया है, ठीक है, कोई भी सर्विस है भाई उसके लिए भाई मतलब इतने पैसे लगेंगे, तो खर्चा कोई भी सर्विस के लिए अनुदान की मांग करना, ठीक है, खर्चा करने से पहले, उसको बोला जाता है अनुपूरक अनुदान। आर्टिकल 115 का क्लोज ए बात करता है, मतलब जैसे अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझे भाई, जैसे एक स्कीम है आपकी मनरेगा, तो मनरेगा के लिए सरकार ने जैसे फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ रुपए लिए, बट वो कम पड़ गए, ठीक है, तो महंगाई के कारण वो कम पड़ गई। अब जो है उसे 1500 करोड़ की आवश्यकता है, तो खर्च करने से पहले 1000 करोड़ सरकार मतलब 500 करोड़ की डिमांड करना शुरू कर देती है। भाई खर्च करने से पहले ही वो जैसे 1000 करोड़ उसने खर्च कर दिए और 500 करोड़ की डिमांड जो है करना वो शुरू कर देती है खर्च करने से पहले, कि भाई हमारा गलत आंकड़ा था, खर्च जो है 1500 करोड़ का था और हमने 1000 करोड़ की मांग की थी, तो 500 करोड़ आप हमें दो। तो इसका जो भी भाई 500 करोड़ मांगा गया है वो पैसा ही आपका पास होगा, जैसे ही एक बजट पास होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई खर्च करने से पहले किसी सेवा के लिए अनुदान की मांग करना, उसी को ही क्या कहते हैं भाई, अनुपूरक अनुदान कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि अनुपूरक अनुदान क्या होता है। खर्च करने से पहले किसी भी सर्विस के लिए जो अनुदान की मांग करना, उसको हम क्या कहते हैं, अनुपूरक अनुदान। नेक्स्ट आपका आर्टिकल 115 का क्लोज 2 है, इसमें एक्सेस ग्रांट की बात की गई है, ठीक है। तो एक्सेस ग्रांट इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमने किसी जो स्कीम है उसके लिए जैसे 1000 करोड़ मांगा था, लेकिन सरकार ने जब खर्च करना शुरू किया तो भाई 1500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन बजट में 1000 करोड़ आपका मेंशन था, इसका मतलब 500 करोड़ है वो एक्स्ट्रा खर्च हो गए। तो इसी को ही हम बोलते हैं भाई मतलब एक्सेस ग्रांट, ठीक है। एक्स्ट्रा मतलब अधिक खर्च हो गए, अधिक अनुदान। मतलब क्या हुआ, अधिक अनुदान हम किसे कहते हैं भाई, खर्च करने के बाद किसी सेवा के लिए अनुदान की मांग करना, ठीक है। खर्च करने के बाद किसी भी सर्विस के लिए अनुदान की मांग करना, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सेस ग्रांट कहेंगे, ठीक है। तो एक्सेस ग्रांट अधिक जो अनुदान समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 115 का क्लोज 1 का भी, इसमें एडिशनल ग्रांट की बात की गई है, अतिरिक्त अनुदान की बात की गई है। इसका मतलब क्या होता है भाई, किसी नई सेवा के लिए अनुदान की मांग करना ही अतिरिक्त अनुदान कहलाता है। जैसे इसको एग्जांपल से समझे भाई, जैसे मनरेगा की स्कीम है उसके लिए भाई 1000 करोड़ भाई हमने मांगा था, लेकिन उसी स्कीम के साथ एक नई सेवा जो है और हमने जोड़ दी। मान लेते हैं कि नई सेवा मतलब अब मनरेगा स्कीम के साथ हर गांव में शौचालय भी हमने बनवा दिए, तो मतलब एक अलग से यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है चीज़ हमने कर दी। तो इस नई सेवा के लिए जो अतिरिक्त पैसे की भाई आवश्यकता होगी, तो इसी को ही क्या कहा जाता है, अतिरिक्त अनुदान। तो किसी नई सेवा के लिए अनुदान की मांग करना, उसको क्या कहा जाता है, अतिरिक्त अनुदान।
यह आपका आर्टिकल नंबर 115 का क्लोज 1D में आपका दिया गया है। तो 115 हमारा हो गया। बात करेंगे हम आर्टिकल नंबर 116 की। इसमें भाई जो इसमें लेखानुदान की बात की गई है, इसमें प्रत्यायनुदान की बात की गई है और इसमें अपवादानुदान की बात की गई है। तो 116 का क्लोज नंबर 1 का ए है, उसमें वोट ऑन अकाउंट लेखानुदान की मांग की गई है। ठीक है। 116 का क्लोज 1 का बी है, उसमें वोट ऑफ क्रेडिट की बात की गई है। 116 का क्लोज 1 का सी, इसमें एक्सेप्शनल ग्रांट की बात की गई है। तो ये 3 प्रकार के आपके हो गए। ठीक है। तो बात करते हैं भाई 116 का क्लोज 1 का ए, इसमें वोट ऑन अकाउंट लेखानुदान आप सभी जानते हैं क्या होता है। जब भाई आपकी जनरल डिस्कशन होती है तो बजट को लेकर 2 या 3 दिन के बाद क्या होता है, टोटल जो बजट होता है उसका 1/6 बिना किसी वोटिंग के बिना किसी जो है चर्चा के पैसा है वो पास कर दिया जाता है। उसी को ही हम क्या कहते हैं भाई, लेखानुदान कहते हैं। ठीक है। तो टोटल बजट का 1/6 जब बिना किसी वोटिंग बिना किसी डिस्कशन के उसको पास कर दिया जाता है उसको ही हम लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। आर्टिकल 116 का क्लोज 1A में आपका वोट ऑन अकाउंट दिया गया है। ठीक है, इसकी बात की गई है। आर्टिकल 116 का क्लोज 1 का बी है, इसमें क्या है, वोट ऑफ क्रेडिट मीन्स यहाँ पे प्रत्यायनुदान की बात की गई है। इसको हम भाई कोरा चेक भी कहते हैं। ठीक है। तो वोट ऑफ क्रेडिट इसको कोरा चेक भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि भाई कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनको हम पहले से निर्धारित नहीं कर पाते हैं, वो एंड टाइम पर आपके होते हैं। तो इसी तरीके से सरकार के भी आपके खर्चे होते हैं जो एंड टाइम पे हो जाते हैं भाई। ठीक है। तो सरकार ने हर खर्चे को बजट में मेंशन कर दिया, लेकिन कुछ अप्रत्याशित खर्चे भी होते हैं जिनका सरकार को भी पता नहीं होता कि कहाँ खर्च जो है आपका पैसा होगा। इसलिए सरकार कहती है कि हमें कुछ पैसा एक्स्ट्रा दो, जब हम उस एक्स्ट्रा पैसे को खर्च कर देंगे तो आपको बता देंगे कि भाई वो पैसा हमने कहाँ पे खर्च किया है। तो इसी को ही क्या कहा जाता है, वोट ऑफ क्रेडिट। ठीक है, इसी को ही हम क्या कहते हैं भाई, वोट ऑफ क्रेडिट, प्रत्यानुदान। तो प्रत्यानुदान आप समझ में आ गया होगा क्या होता है भाई। ठीक है, इसको हम कोरा चेक भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगला आर्टिकल नंबर 116 का क्लोज 1 का जो है सी पॉइंट। इसमें आपका एक्सेप्शनल जो है ग्रांट मीन्स यहाँ पे अपवादानुदान इसको कहते हैं, इसकी बात की गई है। तो अपवादानुदान या एक्सेप्शनल ग्रांट की बात की गई है आर्टिकल 116 का क्लोज 1 का सी। इसमें क्या होता है, इसमें कि भाई उस फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए जब कोई अनुदान की मांग की जाती है तो इसे ही अपवादानुदान कहते हैं। ठीक है, जब हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के जब कोई भी अनुदान की मांग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शनल ग्रांट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें भाई, जैसे मंगलयान मिशन है, उसके लिए भाई हमने एक फाइनेंशियल ईयर के जो है पैसा लिए, लेकिन आपका ज़रूरी नहीं है कि भाई मंगलयान है उसी फाइनेंशियल ईयर में आपका भाई वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। हो सकता है उसके लिए जो है अगला साल भी लग जाए। तो उस अगले साल के नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए जो पैसे की मांग करना ही क्या कहलाता है आपका, ये एक्सेप्शनल ग्रांट, अपवादानुदान कहलाता है। और ये आपका आर्टिकल 116 का क्लोज 1C में दिया गया है। नेक्स्ट और अंतिम आर्टिकल हमारा है भाई आर्टिकल 117, जिसमें वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल की बात की गई है। जो कर से रिलेटेड आपका होता है, टैक्सेस से रिलेटेड आपका ये है वित्त विधेयक, फाइनेंशियल ईयर। अगर कोई खर्चा भारत की संचित निधि से खर्च किया जा रहा है और वो किसी सदन में रखा जा रहा है तो पहले राष्ट्रपति की अनुमति वहाँ पे ली जाती है। तो ये आर्टिकल नंबर 117। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 117 में वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल की बात की गई है। ठीक है भाई, तो कोई भी खर्चा भारत की संचित निधि से खर्च किया जा रहा है और वो किसी सदन में रखा जा रहा है तो पहले क्या होता है भाई, राष्ट्रपति की यहाँ पे अनुमति यहाँ पे लेनी होती है। तो इस प्रकार से हमने जो बजट से रिलेटेड जो है टोटल 112 से 117 तक आर्टिकल सारे कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास में हमारा इतना ही करते हैं भाई, काफ़ी लंबी आपकी 49 मिनट की वीडियो हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास इन्फॉर्मेटिव या आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा
और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली आपको जीके की यहाँ पे प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे करवाई जाती है। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आपका जो कंटेंट है बिल्कुल आपको बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो ये था हमारी वीडियो में, आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। ओके, और अगली जो हमारा होगा टॉपिक संसदीय समितियाँ पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, जितनी भी पार्लियामेंट्री कमेटी हैं उसके बारे में। ओके, बाय, टेक केयर।